नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। आज एमसीक्यू सीरीज 7 लेकर आपके सामने आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इज यूज्ड व्हेन। अधिकतम आना पहले जाना सामग्री निर्गमन की पद्धति उपयोगी होती है कब? जब भी आपसे बोला जा रहा है कि हीफो मेथड कहाँ पर यूजफुल है, तो आपके दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए कि हाईएस्ट प्राइस पहले बेचना है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हाईएस्ट प्राइस का सामान आएगा आप भेज दोगे। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि ये लगातार प्राइस बढ़ते ही जा रहा हो सकता प्राइसेस घटते जा रहे हो सकता प्राइस ऊपर नीचे हो रहा हो। तो यही वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है कि फ्लैक्चुएटिंग प्राइसेस। जब भी मटेरियल के प्राइस जो है फ्लैक्चुएटिंग हो रहे होंगे, सामग्री के मूल्य में उतार चढ़ाव की कंडीशन में आप जो है हीफो मेथड यूज करेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं कि which among the following is not a technique of business forecasting। टाइम सीरीज पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीकी नहीं है? क्लियर? तो टाइम सीरीज के से हम लोग आराम से ट्रेंड एनालिसिस करते थे, याद होगा आपको, है ना। तो इससे तो हम बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं। वेरियांस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, फोरकास्टिंग नहीं करते। तो आंसर आपका जो होगा वेरियांस एनालिसिस होगा। विचरण विश्लेषण जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हिस्सा होता है वो होगा। लेकिन उसके आगे भी देखते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस में भी हम फोरकास्टिंग का यूज करते हैं। याद होगा एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स के तहत हम लोगों को कभी कदार एक्स की वैल्यू दी रहती थी और हम लोग इक्वेशन में वैल्यू रख के आंसर निकालते थे। इनपुट आउटपुट एनालिसिस से भी हम लोग बिजनेस फोरकास्टिंग करते हैं। तो ये भी बिजनेस फोरकास्टिंग का एक तरीका है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा कौन सा बिजनेस फोरकास्टिंग का तरीका नहीं है, तो वो है वेरियांस एनालिसिस। क्लियर? आपका आंसर ये होगा बी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसके लिए आपको मेरा जो रेशियो एनालिसिस की लेक्चर सीरीज चल रही है उस पर आप जाइएगा। जब भी आपसे बोला जा रहा है कि टर्नओवर, कोई भी टर्नओवर रेशियो होता है वो सब एक्टिविटी रेशियो का ही हिस्सा है ना। स्कंद आवर्त अनुपात जो है क्रियाशीलता अनुपात का ही हिस्सा है। जितने भी टर्नओवर रेशियो होते हैं सब हमारे एक्टिविटी रेशियोज माने जाते हैं। बाकी मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बता ही दिया है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के हमारी सीरीज चल रही है। सॉल्वेंसी रेशियोज मैंने सारे बता दिए हैं, लिक्विडिटी रेशियोज भी मैंने सारे बता दिए हैं। आप लोग वो लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आपके लिए और बेनिफिटेड हो। आगे चलते हैं। While delegating authority, a supervisor delegates। अधिकार प्रतिनिधान करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? अधिकार केवल, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अधिकार उत्तरदायित्व एवं उत्तरदेयता, उत्तरदायित्व एवं उत्तरदेयता। इंग्लिश में पढ़ते हैं। ओनली अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल ट्रांसफर नहीं करी जाती, ये तो भूल ही जाइए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक और चीज बता दें कि कभी भी अपनी अकाउंटेबिलिटी से कोई भी हायर अथॉरिटी बच नहीं सकती, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचते हैं हमारे पास ए और बी। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि केवल अथॉरिटी को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आयोग का आंसर ये था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, तो आपका आंसर जो होगा कि सुपरवाइजर जो है अधिकार और उत्तरदायित्व तो दोनों को डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। दिस वन योर आंसर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग function of management is concerned with means and ends। जब भी आपसे बोला जाए कि आप जो है साधन और परिणाम से संबंधित कुछ भी काम करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगी। कब आपके दिमाग में आएगा मीन्स, मतलब जब आप कुछ करने जा रहे हैं, है ना। तो करने जा रहे हैं इसका मतलब आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो प्लानिंग के ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, आप जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, करने का काम जो है आखिरी हिस्सा है। डायरेक्शन तब देंगे जब आपके पास कुछ पहले से डिसाइडेड होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम से संबंधित है, वो है नियोजन, प्लानिंग। ठीक है, आंसर विल बी सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर करंट रेशियो आपका दिया है 2.5, ध्यान दो, करंट रेशियो मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 2.5। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दिया है 90,000। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और आपसे बोला जा रहा है कि करंट एसेट निकालो, है ना। हम मान लेते हैं कि करंट लाइबिलिटी जो है वो है एक्स। अगर करंट लाइबिलिटी एक्स है तो करंट एसेट कितना हुआ, एक्स प्लस 90,000, है ना। फार्मूला देख लो, इसको इसको उल्टा कर दो, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब करंट रेशियो का फार्मूला लिखते हैं। करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट जो कि एक्स प्लस 90,000 है डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और इज इक्वल टू 2.5, है ना, यही तो दिया है। इधर कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आया क्या, x प्लस 90,000 इज इक्वल टू 2.5x। ठीक है, ये वाला x इधर ले जाते हैं, तो x माइन सॉरी 2.5x माइनस x बराबर 90,000, है ना, और x बराबर 90,000 डिवाइडेड बाई 1.5, क्योंकि भाई 2.5 में से एक x चला गया, है ना। तो x की वैल्यू आई 60,000। ये x माना क्या था हमने, करंट लाइबिलिटी, और निकालना क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट की फार्मूला क्या था, x प्लस 90,000, x आया है 60,000 प्लस 90,000, 9 6 15, आंसर आ गया 1.5 लाख। क्लियर, ज्यादा टफ नहीं है, आपका फार्मूला बेस्ड है। आगे चलते हैं। द बैड डेट्स दैट हैव बीन रिटन ऑफ इफ रिकवर्ड subsequently then they are credited to। अशुद्ध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया है, मतलब अब नहीं मिलना है, और बाद में प्राप्त हो जाता है, तो उसे कहाँ क्रेडिट करते हैं, डेटर अकाउंट में तो कभी नहीं करेंगे, भूल जाओ इसको। सेल्स अकाउंट में कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर। ट्रेडिंग अकाउंट में आता नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जब इसे हम राइट ऑफ करते हैं तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं लाभ हानि खाते के, और जब हमें मिल जाएगा तो इसके क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक, तो ये तीनों आपके आंसर नहीं हो सकते, आंसर होगा आपका डी। आगे चलते हैं। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द राइट वन। कौन सा सही है, निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, फिर हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, in the first stage birth rate is low but death rate is high। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रथम चरण में जन्म दर निम्न होती है किंतु मृत्यु दर ऊंची होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की बात करते हैं तो जन्म दर भी हाई होती है और मृत्यु दर भी हाई होती है, दोनों ही चीजें हाई होती है। तो आंसर पहला तो गलत, और उनके मध्य अंतर अधिक होता है, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन देम इज हाई, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों ही इसके आंसर गलत है, ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो आपका आंसर होगा ना तो ए सही ना ही बी सही। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी की, तो फर्स्ट स्टेज में जो है बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे मर्ज होता है, बर्थ रेट लो होती जाती है और डेथ रेट भी धीरे धीरे लो होती जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके लिए हमारा एक जो लेक्चर पड़ा है ब्रेक इवन पॉइंट का, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है पहले याद करिए, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ये फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, सुरक्षा सीमा का। देखते हैं क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, हमने फार्मूला लिख दिया है, गलत।
वास्तविक मूल्य, विक्रय तथा कुल लागत में अंतर, ये गलत। वास्तविक विक्रय एवं परिवर्तनशील लागत का अंतर, हमने क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट का अंतर, गलत ये भी, है ना। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत तो हमने बोला नहीं, हमने क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, आंसर निकल आया, है ना। आपको फार्मूला याद होगा, आंसर खटाक से निकलता है। आगे चलते हैं। The force that drives a person to take action is called, इससे रिलेटेड एक और हमने पढ़ा था, आसान, आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पिछले एमसीक्यू सीरीज में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि मोटिवेशन जो है वो क्या करता है, हमें शक्ति देता है ताकि हम और काम आसान तेजी से कर पाए। तो वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है कहलाती है अभिप्रेरणा, ना ही प्रबंधन। हाँ, प्रबंधन सहूलियत देता है, डायरेक्शन जो है आपको बताता है कि कैसे काम करना, नियंत्रण आपको गलत काम करने से रोकता है, लेकिन अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो हाइजेनिक हो, चाहे ह्यूमन बिहेवियर से हो, आपको मोटिवेट करती है, आपको और तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपसे बोला जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के से अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋण संचय की गणना कीजिए। देखते हैं, अगर आपसे बोला जा रहा है कि देनदार एम जो है 3200 अशुद्ध जो है अपलिखित किया जाना है, राइट ऑफ करना है, तो इसको तो भूल ही जाओ, इस तो राइट ऑफ कर देना, इसका कोई यूज ही नहीं रहा। आगे चलते हैं। डिटर एन है 8000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज, उसमें से 70% है, मतलब कितना नहीं मिलेगा, 30% नहीं मिलेगा, है ना। तो 30% कितना हुआ 8000 का, 2400। इसके लिए प्रोविजन बनाना होगा। जो नहीं मिलना, जो अपलिखित कर रहे हैं, उसके लिए तो प्रोविजन बनाने की टेंशन ही नहीं, उसका तो काम खत्म कर दिया हमने, उसको तो अपने राइट ऑफ कर दिया। आगे चलते हैं। मिस्टर ओ है देनदार, डेटर, जिनके पास 6000 रुपये मिलने हैं, लेकिन उनसे सिर्फ 60% मिलेगा, मतलब 40% नहीं मिलेगा, इनका भी 2400 हो गया। और डिपॉजिटर पी है, 4000 उनसे मिलने हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, नो रिकवरी होने वाली है, लेकिन राइट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा 4000 हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 2400 प्लस 2400 प्लस 4000, आंसर आया 8800। क्लियर। देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए, औसत वसूली अवधि, टर्नओवर रेशियो है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। ठीक, क्रेडिट सेल्स कितनी है, दिया है ना, और सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स है 2,50,000, हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया 10,000 की, तो बची 2,40,000। ठीक, और इसको बोल जाओ बिल्स पेबल है। ठीक है, बिल्स पेबल का यहाँ कोई यूज नहीं होता। डेटर हमारे पास 40,000 के ये हैं और 20,000 के ये हैं। ठीक, तो 40 और 20 60,000। ठीक, 6 चौके 24, 40 हमारा 40 है कि 4 है, 4 से कट गया, 6 चौके 24, सिर्फ 4। और जो हम इसकी बात करते हैं, जो हमारा टर्नओवर रेशियो होता है वो टाइम्स में शो किया जाता है, 4 टाइम्स। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड बताइए। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है, अगर मंथ में निकालना है तो मंथ कितने होते हैं साल में, 12 डिवाइडेड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो। तो 12, डेटर टर्नओवर रेशियो है 4, 4 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 माह। क्लियर। फार्मूला आप याद रखिए, क्वेश्चन खटाक से हो जाएगा। इसका शायद मैंने फार्मूला भी एक्टिविटी रेशियोज में नहीं बताया है, डेफिनेटली मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन, बट अभी बहुत सीरीज बाकी है, बाकी ढेर सारे क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ अपने लेक्चर्स में। आप दिल थाम के बैठिए और जरूर देखिए हमारे सारे लेक्चर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, कंपनी की कौन सी विशेषता नहीं है, इसको भी भूल जाते हैं नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, हमें पता है, ये आप लोगों का आंसर पता है। हम लोग जब भी डेफिनेशन पढ़ते थे तो क्या कहते थे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड विच हैव कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक, तो ये तो तीनों डेफिनेशन में ही आ गए थे। तो आपका आंसर ना ही कृत्रिम व्यक्ति, ना ही शाश्वत उत्तराधिकार, ना ही पृथक वैधानिक स्थिति, आपका आंसर जो होगा गैर समावेशी संस्था। आपकी कंपनी कभी भी नॉन कॉर्पोरेट बॉडी नहीं हो सकती है ना। दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। धन्यवाद दोस्तों। आप ऐसे ही हमारा वीडियो जरूर देखते रहें। और हाँ, एक चीज़ है, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और वीडियोस अच्छे अच्छे मिल सके और मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे अच्छे न्यूज़ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, बीकॉम लेवल के एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं, है ना। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।